वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ किरण डियर्स चैनल। और आज की जो वीडियो में है हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स, जो कि है पार्ट ऑफ दी चैप्टर नंबर 4 प्रोटीन एक्टिविटी एंड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ये चैप्टर नंबर जो है 4 है, उसका पार्ट 4 है। इसका अगर पार्ट 3 देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? सारे जो भी कैटालिस्ट और एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद कुछ टर्म्स पे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज an enzyme undergo no net chemical change as a consequence of the reaction it catalyzes। अब एंजाइम जो होता है वो कभी भी जो है रिएक्शन में खुद को जो है इन्वॉल्व, मतलब उसमें जो है प्रोडक्ट अपने आप को नहीं बनाता, बस वो रिएक्शन में जाता है, रिएक्शन करवाता है, स्पीड अप करवाता है, स्पीड देता है। ठीक है, और फिर आखिर में जो है वो निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, दिस इज बी, द रिएक्टेंट्स व्हेन कन्वर्ट्स इनटू सी। अब जो है इनको बूस्ट कौन कर रहा है? इनके जो रिएक्शन को जो है बूस्ट कौन कर रहा है? वो कर रहा है एंजाइम। यानी कि एंजाइम जो होता है वो रिएक्टेंट्स के साथ उनको बूस्ट करता है, रिएक्शन को बूस्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और आखिर में जो है एंजाइम वो निकल जाता है। ये होता है एक एंजाइम का कैरेक्टर। क्या है? एन एंजाइम अंडरगो नो नेट केमिकल चेंज, उसका कोई केमिकल चेंज नहीं होता खुद का अपना। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इट कैटालाइजेस, यानी कि सिर्फ कैटालाइज करके सिर्फ वो रिएक्शन से बाहर निकल जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। Second character is the binding of substrate to an enzyme's active site has all the characters, chemical specificity, affinity, competition and saturation of a ligand binding to a protein। अब जो होता है binding substrate to enzyme active site, अब जो एंजाइम होता है उसका जो होता है आप लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ एंजाइम। ओके, अब एंजाइम्स जो होता है उसकी होती है एक्टिवेशन साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल साइट। ठीक है, तो फंक्शनल साइट पे क्या होता है? उसके सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी कि बाइंडिंग भी एक्टिवेशन साइट पे होती है और उसकी एक दूसरी भी साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, जो कि अदर देन दी एक्टिवेशन साइट होती है। वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। जो एक्टिवेशन साइट है उसके अलावा जो दूसरी साइट है उसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अगर इसका कंसेप्ट समझना है तो वो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो ये क्या होता है कि एंजाइम जो है उसके एक्टिवेशन साइट पे सारे रोल प्ले किए जाते हैं, जो कि केमिकल स्पेसिफिसिटी, एफिनिटी, कंपटीशन, सैचुरेशन, ये सारे टर्म्स आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो करेक्टर है वो है एन एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट कॉज अ रिएक्शन टू अकर दैट वुड नॉट अकर इन इट्स एब्सेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम होता है वही सेम बात है जो यहाँ पे कह रहे हैं, यानी कि एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसके रेट को इंक्रीज करता है। खुद जो है वो केमिकल रिएक्शन में खुद को रिएक्ट नहीं करवाता, बल्कि केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करता है और आखिर में क्या होता है? वो निकल आता है। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एंजाइम्स के बगैर नहीं हो पाते। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आप केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि एक सिलेंडर है, 2-3 सिलेंडर्स हैं। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है और ये तीसरा सिलेंडर है। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें कि ये जो है रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो है प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझना है तो वो भी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो सिलेंडर्स में मॉलिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के जो बीच में होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। उसका रोल जो होता है वो सिलेंडर्स की हद तक होता है। ठीक है, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, बॉडी पे आए, तो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ जो है हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा स्लो डाउन करके, स्पीड अप करके रिएक्शन को इंक्रीज करवाते हैं। तो एक्टिवेशन क्या हो गई? एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ओके, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। सम एंजाइम इंक्रीजेस द बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स rates of chemical reaction and thus do not change chemical equilibrium finally reached, they only increase the rate at which equilibrium achieved। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए रिएक्टेंट, दिस इज बी रिएक्टेंट,
व्हेन कन्वर्ट्स इनटू द सी, व्हेन कन्वर्ट्स इनटू द सी, ये क्या करता है, सिर्फ फॉरवर्ड जो रिएक्शन हो रहा है और जो बैक रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन, सिर्फ रिवर्स और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको सिर्फ वो स्पीड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्पीड कर रहा है, ताकि इनकी जो है कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। किस चीज पे आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक है, ये हो गई फोर्थ पॉइंट। अब हम लोग आ जाएंगे फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, एन एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जो मैंने आपको बताया, ऑफ अ रिएक्शन बट डज नॉट अल्टर the net amount of energy that is added to or released by the reactants in the course of reaction। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करता है, रिएक्शन को स्पीड करता है, और उसके अलावा जो एनर्जी कैटाबोलिज्म से निकलती है और जो एनर्जी बनती है उसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो जो एनर्जी कैटाबोलिज्म से निकले, जो एनर्जी एनाबोलिज्म में कंज्यूम हो, उनसे एंजाइम का कोई भी रिलेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करता है। तो ये हो गए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वेंडर बुक फिजियोलॉजी में है। अब हम लोग आ जाएंगे कि कोफैक्टर, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, इनका फर्क। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज पे, जैसे कि कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। ठीक है, तो कोफैक्टर और कोएंजाइम का रोल क्या होता है रिएक्शन में, और ये क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो कोफैक्टर बेसिकली ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 ट्रेस एलिमेंट्स है। ऐसे बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है, बेसिकली ये क्या है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है। ठीक है, पहले ये समझ लें। उसके बाद कोएंजाइम्स क्या होता है, कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि NAD और FAD। ठीक, अब इनका रोल क्या है, इनका रोल ये है, कोफैक्टर्स क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि जैसे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होती है, उसमें एंजाइम का क्या होता है, उसमें एंजाइम का जो शेप होता है वो चेंज होकर सबस्ट्रेट के मुताबिक उसका चेंज हो जाता है शेप, और फिर वो आपस में रिएक्शन करते हैं। सेम एज यहाँ पे जो कोफैक्टर है, आप समझ ले कि ये मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसका फंक्शन एज मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ एंजाइम। ठीक है, ये क्या है, ये एंजाइम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आयन और ये मैग्नीशियम है ये जाके अटैच हो जाएंगे एलोस्टेरिक रीजन पे। फॉर एग्जांपल दिस इज मैग्नीशियम अटैचेस विद द एंजाइम एंड चेंजेस द शेप। ओके, चेंजेस द शेप और अल्टरेट्स द एंजाइम that for the purpose of attraction or the attachment of substrate with the enzyme, that is known as the cofactor inorganic trace element. All right, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कोएंजाइम पे। अब कोएंजाइम क्या होते हैं, ये भी जो है रिएक्शन को जो है स्पीड अप करवाते हैं एंजाइम से मिलकर। लेकिन कैसे, एंजाइम से तो नहीं मिलते, लेकिन इनका पर्पस मेन यही होता है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। तो ये क्या करता है कोएंजाइम, ये सबस्ट्रेट से मिलकर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ए। ठीक, ये क्या है, ए है। समझ लें कि ये रिएक्टेंट है। क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हाइड्रोजन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ मौजूद है हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट और हाइड्रोजन आपस में क्या है, यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कोएंजाइम आएगा, ये वाला कोएंजाइम आएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, अपने साथ इस तरीके से लेके जाएगा। कोएंजाइम प्लस हाइड्रोजन, ये इसको हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके गया। तो फिर यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, रिएक्टेंट बचा, और यहाँ पे एंजाइम रहा। तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट और एंजाइम आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो मकसद क्या है कोएंजाइम का, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट को सुटेबल बनाता है फॉर दी रिएक्शन विद दी एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गया कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिर्फ 3 ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, पहला है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सेकंड वन इज द एंजाइम कंसंट्रेशन, थर्ड वन इज द एंजाइम एक्टिविटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वाला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ इज दैट, इस पे क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है
कि एक्स एक्सिस पे हम लोग रखेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे रिएक्शन रेट। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्शन रेट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन रेट भी, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। और फिर एक और ऐसी पॉइंट आएगी जहां पे जो है सारे एंजाइम्स जो है ऑक्यूपाइड हो जाएंगे सबस्ट्रेट से, तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगी। तो सैचुरेशन पॉइंट आने की वजह से सारे एंजाइम्स क्या हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए, और सबस्ट्रेट्स जो है उनके लिए एंजाइम्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आ जाएंगे हम लोग सेकंड ग्राफ पे। तो सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें एंजाइम कंसंट्रेशन ग्राफ में, इसमें ये हो रहा है कि जैसे कि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस और रिएक्शन रेट है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन रेट भी यहाँ पे फर्स्ट आप देखें लाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर ऐसी एक पॉइंट आ रही है, ये वाली पॉइंट आप देखें, यहाँ पे जो है एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जो कि मैंने इस ग्राफ में आपको बात समझाई। तो यहाँ पे आप देखें इसकी एंजाइम की अवेलेबिलिटी कम है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये हो रहा है कि एंजाइम जो है डबल हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, पहले x था एंजाइम, फिर ये 2x हो गया, यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मोर द एंजाइम्स मोर विल बी द बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट्स। तो यहाँ पे ये हो गया, यानी कि इस ग्राफ में आप देखें एंजाइम की जो है यहाँ पे सेचुरेशन हो रही है, मतलब एंजाइम ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई। सेकंड ग्राफ इज एंजाइम कंसंट्रेशन। अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड ग्राफ पे, जो कि है एंजाइम एक्टिविटी। अब एंजाइम एक्टिविटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे रिएक्शन रेट वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में देखें इस वाली में कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ पे एफिनिटी जो है, इनिशियल एफिनिटी वो इतनी ज्यादा नहीं है फॉर दी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि एंजाइम्स की क्या होती है, एंजाइम की होती है मॉड्यूलेशन। ठीक है, जैसे कि मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल आ रहा था, जैसे ये आप देखें यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, ठीक है, दिस इज एंजाइम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड पे एक मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल आ रहा है, जो कि एंजाइम को क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है फॉर दी सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे या तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होगी, हो जाएगा वो कोवैलेंट मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम्स की क्या हुई, एंजाइम्स की यहाँ पे हो गई मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इनिशियल एफिनिटी थी एंजाइम की फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी आफ्टर द मॉड्यूलेशन। इसीलिए एंजाइम की एक्टिविटी जो है इस तरीके से हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग बाय मॉड्यूलेशन ऑफ द प्रोसेस। ओके, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा होता है पार्ट 3 कंप्लीट, जो कि था एंजाइम्स विद रेगुलेशन ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट नंबर 4। ओके, अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट सीरीज ऑफ द वीडियोस देखें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोग देख भी सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।